वेलकम बैक टू स्किन हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी पे, और इस पे बात करने के लिए हमारे पास दो डॉक्टर साहब मौजूद हैं। पहले डॉक्टर साहब जो हैं वो कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट भी हैं, जनरल सर्जन भी हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कॉलेज में होते हैं, और हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर शोएब अहमद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू। कैसे हैं आप? फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक। चले जी, अब डॉक्टर साहब के साथ हमारे पास एक और डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा जो हैं वो ज़ियाउद्दीन में होती हैं, ज़ियाउद्दीन की किमाड़ी ब्रांच में, किमाड़ी का जो हॉस्पिटल है ज़ियाउद्दीन का, वहाँ पर होती हैं डॉक्टर शाहीना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रफ़िया? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। अच्छा जी व्यूअर्स, अब हम कोई और बात नहीं करेंगे, हम सबसे पहले ना इनसे पोल का सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे पोल का सवाल है, आप सिनेमा जाते हैं? There's been a long time I've been to a cinema house. कितना लॉन्ग टाइम? About 10-15 years maybe. I think so. 10-15 years? तो अब नए वाले सिनेमास नहीं गए? No, I don't think so. नहीं गए? अच्छा, पर आपने सुना होगा कि लोग जा रहे हैं मूवी देखने, कोई यहाँ मूवी देखने जा रहा है, कोई वहाँ मूवी देखने जा रहा है, ये तो सुना ही होगा ना? हाँ, obviously. डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको लगता है, अच्छा मूवीज तो देखते हैं ना जी, obviously, घर पे, yes, I राइट? do. सारी मूवीज देखते हैं? Whichever I जो time मिल can गया। find time to watch. हाँ. अच्छा, तो लोग सिनेमा में छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, एज बिटवीन 5 to 12, 13, 14, यू नो, इतने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके जा रहे होते हैं सिनेमा में मूवी दिखाने के लिए। तो आपको लगता है कि छोटे बच्चों को साथ लेके जाना चाहिए It's not. हर तरह की मूवी दिखाने के लिए? नहीं, देखिए, ये मैं नहीं समझता हूँ कि सिनेमा बच्चों को ले जाना गलत है। ये अलग बात है कि इन आवर सोसाइटी राइट नाउ द एटमॉस्फेयर ओवर देयर इज़ नॉट सो कंड्यूसिव फॉर चिल्ड्रन टू बी टेकन अलोंग। वैसे कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज यू सी इतना एक्सपोजर तो बच्चों का वैसे भी आजकल इंटरनेट, कंप्यूटर्स पे, टीवी पे, एवरीवेयर, एंड व्हाई नॉट लेट देम अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, व्हाई नॉट। अच्छा सर, हम लोग अक्सर, अब जो अभी मैं बात भी कर रही थी व्यूअर से, ऐसे उसमें कभी चीज़ें होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, या फिर ऐसे सीन्स होते हैं कि इवन वी डोंट लुक एट इट एंड वी लुक डाउन, और बच्चे हमारे पीछे ऐसे बैठ के देख रहे होते हैं, तो आई गेट रियली एम्बैरेस्ड ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे लगता है कि इन बच्चों को ये सब नहीं देखना चाहिए। मैम, आप क्या कहती हैं इस बारे में? मेरा ये ख्याल है कि हर एज के लिहाज से जो उनकी मूवीज़ बनती हैं, हाँ। वो उनको दिखाना अच्छा है। जो बच्चों के लिए मूवीज़ हैं, और अगर हम उनके साथ जाएं तो वो बल्कि ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और दिस इज़ द प्रैक्टिस विद मी ऑल्सो, कि जो भी बच्चों की मूवीज़ आती हैं उनको मैं कोशिश करती हूँ कि ले जाऊँ। और सिनेमाज़, किसी ज़माने में एक ऐसा वक्त आ गया था जिसमें सिनेमाज़ हम नहीं जाया करते थे, लेकिन अब जब से सिनेप्लेक्स वगैरह बन गए हैं तो वहाँ का माहौल भी अच्छा है, और वहाँ पे आप जाना सेफ़ भी है, तो हम कभी कभार प्रोग्राम रख लेते हैं। और बच्चों की एज के लिहाज से जो उनके लिए मूवी अप्रोप्रिएट है वो सारे मिलके देखने के लिए जाते हैं। और इवन आई अलाउ माई किड्स टू गो विद देयर क्लास ऑल्सो, और वो उनकी एज के लिहाज से जो मूवीज़ हैं वो उनको ज़रूर दिखानी चाहिए, और इट्स अ फैमिली एंटरटेनमेंट, और उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, जो उनकी एज के लिहाज से मूवीज़ नहीं है वो हम नहीं देखते। खुद बाहर लिख के लगा दिया दिस मूवीज फॉर अडल्ट्स ओनली, जी बिल्कुल। उसके बावजूद लोग बच्चे लेकर आए हुए होते हैं वहाँ पर, which is very very embarrassing, and I think parents need to think about it कि ये नहीं करना चाहिए। दो एक्सपोजर है, इस तरह तो हर बुराई का एक्सपोजर है हमें, बट हम लोग खुद ही उससे बचते हैं या बचाते हैं। हम बड़े होके तो हम लोग समझ सकते हैं कि दिस इज़ रॉन्ग, बच्चा नहीं समझता। ये तो माँ बाप का फ़र्ज़ है ना कि वो देखें कि उसके एज के लिहाज से क्या चीज़ अप्रोप्रिएट है। अगर वो समझते हैं कि एक हद तक कुछ भी जो दुनिया, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि दुनिया का एक्सपोजर है, लेकिन वो उस एज के लिहाज से अप्रोप्रिएट होगा तभी उसको बच्चा समझेगा। अदरवाइज ओवर एक्सपोजर कैन कॉज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स विद द किड्स। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही बात है। उनको अगर जो एज के लिहाज से चीज़ सही नहीं है वो उनको नज़र आ रही है तो वो तो उसको गलत तरीके से लेंगे ना। तो किड्स मूवीज़ और एंटरटेनमेंट के लिहाज से दिखाई जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी पे या सब फर्टिलिटी पे। भाई डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या फ़र्क है इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी में? Infertility means a total complete inability to fertilize and to you see conceive. Subfertility का मतलब है कि there is a potential but not to the maximum. मतलब ये है कि a person can conceive but needs treatment. Yeah, but needs some kind of treatment, some kind of supplementary support
he or she may still be able to conceive, but the potential of conceiving is not up to the normal level. But it is that means that a person is treatable. ओके अच्छा, अब डॉक्टर साहब आप बताइए, ख़वातीन में ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं दैट कैन लीड टू सब फर्टिलिटी? पहले तो मैं ये एक थोड़ी सी बात तस्हीह करना चाहूँगी कि पहले पेशेंट को हम लेबल कर दिया करते थे जब किसी भी कोई भी कपल 2 इयर्स दे आर लिविंग टुगेदर, साथ रह रहे हैं और उसके बाद उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, तो उसको हम इनफर्टिलिटी कह दिया करते थे, जो कि एक बहुत ही मेरे ख्याल से रूड टर्म है और इनअप्रोप्रिएट भी है। तो अब उस टर्म को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और उसको सब फर्टिलिटी का नाम दे दिया गया है, क्योंकि आप इनफर्टिलिटी से लगता है कि अभी इसका कोई इलाज नहीं है और जाहिर है जब इलाज करवाया जाता है तो कपल्स कंसीव भी कर लेते हैं। तो अब इस टर्मिनोलॉजी को चेंज करके थोड़ी सी समझ लें कि थोड़ी सी लेस हार्श या एक वो टर्मिनोलॉजी सब फर्टिलिटी कह दिया गया है इसको। और इसमें 40% औरत का, 40% मर्द का और 20% अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स होते हैं। और औरतों में जो मेन कॉजेज़ हैं वो यही हैं कि या उनका अंडा ढंग से नहीं बन रहा है और उनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं, जो कि एक बहुत कॉमन पाकिस्तान में और इवन साउथ एशिया में बहुत कॉमन है ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का प्रॉब्लम। ये डॉक्टर साहब आपको ज़्यादा नहीं हो गया पॉलीसिस्टिक ओवरीज़? हाँ बिल्कुल हो गया है और इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। छोटी छोटी बच्चियाँ आ रही होती हैं उसके लिए, हाँ मतलब बिल्कुल 16, 17, 18 मतलब। एक तो हमारे साउथ एशियंस जो हैं वो दे आर more prone to develop polycystic ovaries because of some genetic problems। और उसके अलावा दूसरी बात ये कि कुछ हमारा लाइफस्टाइल जो है वो इतना ड्रास्टिकली चेंज हुआ है पिछले 10 सालों में या 15 सालों में कह लें कि उसमें फिर ज़ाहिर है नई नई बीमारियां, और इसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ जो है वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। आप समझ लें कि हमारे पास प्रैक्टिस में हर चौथी औरत को पॉलीसिस्टिक ओवरीज निकल आती हैं। कोई ना कोई उसकी सिम्टम्स पॉलीसिस्टिक ओवरीज की होती है और वो जाहिर है क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? पॉलीसिस्टिक ओवरीज की सिम्टम्स मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं और इरेगुलर मेंसेस या बहुत दिनों तक मेंसेस ना भी आएँ, जैसे कि महीने का जो रेगुलर साइकिल है वो नहीं हो रहा है। और उसके अलावा एक्सेसिव वेट गेन, इंक्रीज हेयर ग्रोथ और एक्नी, मेल पैटर्न बाल्डनेस यानी कि सामने से गंजा हो जाना शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पे जो बच्चियों का प्रॉब्लम वो ये होता है कि प्यूबर्टी पे यानी कि जब एज 13-14 की होती है उस वक्त अचानक उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है और वो उनके लिए सोशली भी काफ़ी ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल होता है और उनको उनकी माँओं के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है। मेंसेस की वजह से फिर भी लोग इतने परेशान नहीं होते हैं, हाँ होते हैं लेकिन आते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चियाँ आती हैं वो ये कि जी मेंसेस भी नहीं हो रहे और वेट भी बढ़ गया और बहुत क्लास में सब मजाक उड़ा रहे हैं या घर कहीं शादी वगैरह में जा रहे हैं तो सब पूछ रहे इसको क्या हो गया, ये तो बड़ी प्यारी होती थी बच्ची। इस तरह की बातें। तो सोशल इश्यूज़ भी हैं और उसके अलावा उससे रिलेटेड इनफर्टिलिटी भी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी साथ ही कि इनफर्टिलिटी जो है वो नहीं पॉलीसिस्टिक ओवरीज में ज़रूरी नहीं है, इलाज से ये ठीक हो जाता है और बल्कि हम कहते हैं कि ये तो सबसे अच्छी कॉज है। मतलब अगर है भी तो ये कम से कम ट्रीटेबल तो है ना एज कम्पेयर टू दूसरी कॉजेज। सबसे लीस्ट हार्मफुल है, सबसे लीस्ट हार्मफुल है। और फैक्टर्स पे बात करते हैं जी, मेल फैक्टर्स पे बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है जी, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फैक्टर्स पे बात करेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट बातें सबको पता होनी चाहिए। हम अभी वापस आते हैं।